हमने कभी सोचा भी नहीं था मैं नेतागिरी करूंगा। ये मानवेंद्र कांतराम ने हमें लेटर दिया है, नियुक्त किया है क्वार्टर, तब क्वार्टर होते नहीं थे, मैं पहला हूँ। 1 जुलाई 93 में छोड़ा, घर छोड़ा, वकालत छोड़ी, लखनऊ आ गए, पूरे प्रदेश में काम किया। उसे ठीक 5 महीने बाद सरकार बन गई और बिना हमें इलेक्शन लड़ाए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। ये हम लोग तय कर लेते थे। मैं लीड करता था उसमें पार्टी को। मैं क्वार्टर था, क्वार्टर काम होता कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि मैं मुलायम सिंह के साथ मंत्री था और चेला था कांतराम जी का। मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया हूँ और एक टाइम ऐसा है उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसके एक दिन पहले मैंने बड़ा प्रोग्राम कराया था। वो चीफ गेस्ट में आई थी राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, उससे मैं लड़ा 4 सीट, मैं जीत गया। खेल मंत्री बना, दोबारा फिर लड़े, फिर जीत गए। और पहले बन चुका था मैं, पहली बार मैं बना था स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन जब दोबारा लड़ा जीता फिर तब बन गया सहकारिता मंत्री। मैं कैबिनेट से जन्म लिया। अगर कांतराम जी ना होते तो मैं वकालत न छोड़ता। मैं हमेशा मानता था कि कांतराम जी हमारे मसीहा हैं, बहन मावती हमारी लीडर। खाली अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं, बल्कि आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में अक्सर फर्ज मुकदमा लगता है। क्यों नहीं कोई ऐसा आदेश हो जाता कि पूरे प्रदेश सीमा में किसी भी एक्ट में कोई फर्ज मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, न्याय नहीं मिलता। कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। दोस्तों, मेरा नाम आसमान कैफ है। आप लोग इनका हिंदी का स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं। आप लोग हमें देखते हैं इनका हिंदी के पॉडकास्ट में आपके बीच कैसे सक्सेस को है, कैसे हम युक्ति को लेकर के आते हैं, जिनसे हम उनके राजनीतिक दर्शन को, उनके जीवन को, उनके राजनीतिक अनुभवों को और उन सब सवालों को जो आपके मन में खड़े होते रहते हैं पूछने की कोशिश करते हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए जो पर्सनैलिटी हमारे बीच है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं में से एक है और 4 बार विधायक, 1 बार सांसद, अभी वर्तमान में सांसद है रहने वाले श्रीमान माननीय आर.के. चौधरी हमारे बीच है, जिनका हम स्वागत करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर बहुजन समाज की राजनीति में आर.के. चौधरी का नाम वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक नेता को, बल्कि देश की राजनीति में सिर्फ एक नेता को माननीय कहकर संबोधित किया जाता था, काशीराम जी दिवंगत, उनके प्रिय शिष्यों में शामिल रहे। आर.के. चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर, एक्चुअली आपसे बातचीत करते समय आज हमारे मन में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सवाल पूछिए। तो पहला तो ये है कि आप एक समय सामान्य किसी सदन से निर्वाचित भी नहीं हुए थे और आप मंत्री बन गए थे। अब हमने कभी सोचा भी नहीं था मैं नेतागिरी करूंगा। एलएलबी किया था, वकालत शुरू कर दिया और 1 महीना मुझे लगा किसी ऐसे वकील पास काम करना है जो नंबर 1 पे हो, और मैं मिल गए मिस्टर वसी खान, टॉप कलाइजर थे फौजदारी के। मैं उनके साथ काम करने लगा। इसी बीच बामसेब के लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। एक नाम है मिस्टर राम समुच, अब तो इस दुनिया में नहीं है वो मानवेंद्र कांतराम के संपर्क में थे और धीरे धीरे संपर्क मानवेंद्र कांतराम जो हो गया। मेरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात लखनऊ हुई, तो मंच से उतर के आफ्टर प्रोग्राम घूमने लगे। मैं खड़ा था, राम समुच जी ने परिचय कराया, साहब ये आर.के. चौधरी हैं, फैजाबाद में वकालत करते हैं। तो मानवेंद्र कांतराम ने, उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, हाथ बढ़ा दिया, हाँ भाई चौधरी मेरे साथ काम करो या वकालत करोगे। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं शर्मा गया, कुछ बोला नहीं मैं। अगली बार शासनी में एक प्रोग्राम था जब मानवेंद्र कांतराम पूरे देश में साइकिल चलाए थे, मुझे भेज दिया राम समुच जी ने और मैं सुबह मिल लिया उनसे, मैं फ्री हो गया। लेकिन 12 बजे के आसपास भीड़ आ गई मैदान में और प्रोग्राम शुरू हो गया। तब मुझे लखनऊ एक आदमी आया कि आपका नाम मानवेंद्र कांतराम ने लिखा है बोलने के लिए, स्पीच के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं प्लेस चेंज कर दिया। फिर वो लौट गया, बता दिया। एक आधा घंटा बाद फिर दोबारा दूसरा आदमी आया और कहा आप यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, आपको साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं बोलता नहीं। कहा नहीं, वो नाम लिख लिए हैं। मैं गया, मैदान छोड़ के एक चाय दुकान पे चाय पिया, पानी पिया और कागज़ में कुछ लिख लिया, फिर गया। स्टेज पे एक जगह खाली हुई। ये बात शासनी अलीगढ़ की है। भीड़ रही होगी लगभग 5-7 हज़ार। अब स्टेज पे बुलाया कि मैं बैठ गया।
बैठने के 20 मिनट बाद पुकार के अब आपके बीच में फैजाबाद के जाने माने वकील, जबकि मैं नया था, DS4 के इंचार्ज फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल, क्योंकि शुरू किया था मैंने, बना दिया उन्होंने। अपने ख्यालात रखेंगे। तो मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और मैंने भानुवत कांसाराम जी का नाम लिया, तथा नाम गिनाना था, जो स्टेज बैठे थे मैं नहीं गिना पाया। मैं सोचा कि अब पर्चा तलाशें, जो मैंने लिखा है वो मिला नहीं। मैंने कहा वेरी सॉरी, जय भीम जय भारत। उतरा, बाहर गया, एक कप बैठा, शासनी बस अड्डे पे गया, वहां बस पकड़ा, अलीगढ़ गया। मिले नहीं आप? मैं मिला नहीं और मैं बोल नहीं पाया, शर्मा गया। मैं तो गलत काम शुरू किया हूँ यार, मैं बोल नहीं पाया। लेकिन मानवत कांताराम जी ऐसे नेता देश में हुए हैं जो किसी को परख लेने के बाद फिर छोड़ते नहीं थे। एक प्रोग्राम फिर लखनऊ में हुआ, अब की मैदान में नहीं हुआ, बल्कि गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हुआ लखनऊ में, और मैं गया था। कांताराम जी खुद संचालन कर रहे थे एज स्पीकर हॉल के अंदर। उन्होंने बहुजन संगठन निकलता उसमें अंडरलाइन किया और कहा आज के चौधरी आओ, प्रदेश अध्यक्ष का राज बहादुर से, और चौधरी बैठा है उसको दे आओ, यही बोल देगा। सबको टाइम देते थे 10-10 मिनट, टाइम मुझे भी दिया 10 मिनट। मैं खड़ा हुआ, बोला तो, लेकिन 3.5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लिया। तो उन्होंने माइक उठाया और कहा भाई मैं सबको टाइम देता हूँ 10-10 मिनट, कोई 15 मिनट बोलता, कोई 20 मिनट बोलता, मैं घंटी दबाता हूँ, कोई मानता नहीं, फिर मैं पर्चा बांट देता हूँ, तभी नहीं लेता। हमारा आर के चौधरी, हमने उसको 10 मिनट टाइम दिया था, अपनी बात उसने 3.5 मिनट खत्म कर लिया। मैं उसका आभारी हूँ। मोटिवेट किया अपने तरीके से। मोटिवेट किया अपने तरीके से। तो मैं नेतागिरी नहीं था, ड्यू टू कांताराम जी मैं धीरे धीरे करते करते इस लाइन में आ गया। सेलेक्ट कर लिया था उन्होंने आपको, और जब उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया, तो फिर वो आपको लगातार अवसर दे रहे, प्रमोट करते रहे। हाँ। रहे। ये चूंकि माननीय कांशीराम जिस कैलिबर के नेता, जो बेसिक बात मैंने बता दिया, जिस कैलिबर के नेता है, उसका एक ये प्रसंग ये बताता है। पता नहीं क्या देखा उन्होंने कि सेलेक्ट कर लिया, और फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी, पूरी लाइफ में हमको प्रमोट करते रहे वो। और मैं काम शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। फिर मैं फैजाबाद कमिश्नर में काम करने लगा। उसके बाद फिर 83 में एक प्रोग्राम हमको दिया उन्होंने आजमगढ़ में, हमें डेट याद है, वो 23 सितंबर सन 86। उस समय गोरखपुर मंडल, फैजाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, ये 3 मंडल था। आजमगढ़ नहीं था, बनारस मंडल, बनारस, फैजाबाद और गोरखपुर, 3 मंडल के बीच में प्रोग्राम था आजमगढ़ में। मैं ही सिलेक्ट किया था कि साहब यहाँ प्रोग्राम किया जाए। वो उस समय का इंडिया का सबसे नंबर 1 प्रोग्राम हुआ था। मैं उसमें 2.5 महीने में हर संडे देता था और मैं लीड किया, संचालन किया। उसके बाद ही फिर पार्टी आगे बढ़ी। तो हमें लगता है कि जो मानवीय काम समझते गए उसको मैं समझ काम करता गया। बोलने तो मैं कच्चा रहा, लेकिन कांताराम जी के नाते में काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला। तब तक बसपा नहीं थी? नहीं, बसपा तो बाद बनी है। बसपा तो बनी है 84 में, और ये प्रोग्राम लेकिन बसपा बन चुकी तब हुआ था आजमगढ़ में। तो आपको जो है वो सरकार जब बनी पहली बार आपकी बसपा सन 93 में, 93 में, सपा बसपा अलायंस में। 92 के बाद वो जो देश में बदला, और वो एक नारा दिया गया, तो खूब आपके, जब आप बहुत अधिक सक्रिय थे, नारा था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गया, क्या था? अब वो उसका बैकग्राउंड ये है कि हमें लगता है वो टाइम था, हमें लगता है 93 का, सपा बसपा अलायंस होने वाला था, और कांताराम साहब आए थे लखनऊ। मैं था नहीं, मैं फैजाबाद था, वहाँ वकालत करता था। दफ्तर मीटिंग थी, मीटिंग बढ़िया नहीं हुई, कम लोग आए, और फिर उन्होंने वहीं कहा कि अच्छा मैं बुलाता हूँ आर के चौधरी को। तब एक वर्कर जो मुस्लिम है उसको 1000 रुपया दे के हमारे पास भेजा फैजाबाद, आपको साहब ने बुलाया है। मैं 2 दिन टिकाया, उसको खिलाया, बताया नहीं क्या क्यों बुलाया है। और फिर मैं गया, ये मैं याद है, चल पड़ा 29 क्या बोलते हैं जून 93 में ट्रेन पकड़ी, चले गए, और 30 जून को सुबह पहुंच गए दिल्ली। हमने नहाया धोया दफ्तर में, फिर टेलीफोन करवाया, टेलीफोन किया कि साहब आपने बुलाया था, मैं आ गया हूँ, अभी नहा धो लो। मैंने कहा आप नहा धो लिया। कहा कुछ नाश्ता पानी कर लो, मैंने नाश्ता पानी कर लिया, तो आ जाओ।
तो जहाँ रहते थे वो, मैं वहाँ गया और उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई आपको आर्थिक चौधरी लगता नहीं कि हमारा सपा के साथ अलायंस हो जाएगा? हम कुछ जानते नहीं थे। मैंने कहा था हो जाएगा। तो कहा कि हमारे अलायंस से सपा को फायदा मिल जाएगा, लेकिन बसपा को नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे पास लखनऊ में अच्छी टीम नहीं है। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि अगर आप वकालत छोड़ के अब लखनऊ बैठो तो शायद फायदा हो जाए। तब मैंने कहा साहब मैं काम तो कर रहा हूँ। कहा नहीं वकालत छोड़ के। तो जब 3 बार कहा तो मैंने कहा छोड़ देंगे। तो उन्होंने फिर फैमिली बैकग्राउंड पूछा। मैंने बताया, कहा फिर तो आप छोड़ सकते हो। मैंने छोड़ देंगे। तो उन्होंने ढेर सारी बातें करके छोड़ दिया। कहा अच्छा कल सुबह फिर मिलते हैं 10 बजे। अगले दिन हो गया 30 जून 93, 30 जून 93, 29 बात किया, फिर 30 जून 93 में। तो उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड दोबारा पूछा, फिर एक लेटर लिखाया। सुभाष पाटिल अभी है, उनके टीम में थे, उनसे एक लेटर लिखवाया। प्रिय साथियों, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ, मैं पार्टी काम से पूरे देश में व्यस्त रहता हूं। जिस प्रदेश में समय दे पाता हूं वहां पार्टी काम तेज आगे बढ़ता रहता है, पर जिस प्रदेश में समय नहीं दे पाता वहां पार्टी काम सुस्त पड़ जाता है। परंतु आवश्यक है कि देश के प्रत्येक प्रदेश में पार्टी काम तेज आगे बढ़ता रहे, विशेषकर उन 5 राज्यों में जहां निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होना था। ऐसी परिस्थिति में मुझसे सीधा संपर्क रखकर उत्तर प्रदेश पार्टी काम आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री आर.के. चौधरी को उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का क्वार्टर नियुक्त करता हूं। अतः स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट क्वार्टर। अतः उत्तर प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि श्री आर.के. चौधरी पूर्ण सहयोग करें। लिखवा दिया। कहा भाई सुभाष पाटिल इसको जाके टाइप करा लो। वो टाइप करा लाया कनाट प्लेस से। फिर एक पन्ना कागज निकाला, कहा इसको उतरा लाओ, उतरा लाया। फिर नीचे जहाँ कांसाराम विक्रम लिखा था साइन कर दिया। फिर हमारे तो ऐसे किया, पढ़ने लगे तो मैंने हाथ बढ़ाया। कहा आप क्या करोगे? मैंने हाथ पीछे कर लिया। कहा भाई सुभाष इसको 100 फोटो कॉपी करा लो। तो मैंने हल्का सा किया कि साहब 100 क्या होगा? कि भाई चौधरी आपको इतना नहीं पता है कि जो लोग लखनऊ में बैठे हैं आप काम करने देंगे? मेन कापी आप ले जाना, 50 और ले जाना, 50 मैं बांटूंगा, नहीं तो कोई काम नहीं करने देगा। और फिर 100 ले आए। फिर मेन बाकी कापी हमको दिया, 50 और दिया। मैं फिर दिल्ली से लखनऊ गया और हमारा 1 जुलाई अगले दिन वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम लगा था नंदालय, वहाँ एक हॉल है, अब भी है। मैं पहले घर गया, वहाँ से पूरा अटैची किताबें कापी सब कपड़ा बांध लाए और फिर हॉल में गए। उस हॉल में 1 जुलाई को अनाउंस करके कि माननीय कांसाराम जी ने हमें लेटर दिया है, नियुक्त किया है क्वार्टर। तब क्वार्टर होते नहीं थे, मैं पहला हूँ। और चूंकि मैं छोड़ रहा हूँ, अब समाज चूंकि बड़ा है तो मैं ज़्यादा काम करना होगा। अब मैं घर आता रहूँगा, लेकिन घर के लिए मैं चिंतित रहूँगा। ये चिंता हमारी नहीं होगी, बल्कि जैसे सब जगह जाएंगे सो वहाँ भी जाएंगे। और मैं फैसला करता हूँ कि चूंकि बहुजन समाज बड़ा समाज है, इसलिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं फैसला करता हूँ इन फ्यूचर आई मस्ट नॉट हैव माई पर्सनल फैमिली एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर समाज मुझे रहने खाने प्रबंध करता रहेगा, मैं चलता रहूँगा। अगर नहीं काम करेगा, नहीं सपोर्ट करेगा, मैं भागाऊँगा। और फिर 1 जुलाई 93 में छोड़ा, घर छोड़ा, वकालत छोड़ी, लखनऊ आ गए, पूरे प्रदेश में काम किया। उसे ठीक 5 महीने बाद सरकार बन गई और बिना हमें इलेक्शन लड़ाए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। ये बात है 4 दिसंबर 93। कैबिनेट मिनिस्टर आपको बनाया तो आपका पोर्टफोलियो क्या था? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। और ये बड़ा संयोग है जीवन का कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप ट्रांसपोर्ट कमेटी में ही आप मेंबर हैं। हाँ, मैं हूँ इसमें। सही है। केंद्र की ट्रांसपोर्ट कमेटी में बाई चांस। और पहली बार आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही बने। हाँ, पहली बार बने कैबिनेट। तो फिर चूंकि ये नियम है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ता है 6 महीने से। अन्य बात मिल रहा ना जगह, इलाहाबाद एक सीट है मंजनपुर। मैं वहाँ कभी गया भी नहीं था और कांसाराम जी ने मुझे कहा भाई चौधरी एमएलसी मैंने सोचा था पहले आप बना देंगे, लेकिन एमएलसी तो कोई बन जाएगा, वहाँ एक सीट खाली है, जाकर लड़िए आप। मैं नहीं आऊँगा आपके लिए वोट मांगने। मैंने महतीस बोल दिया, मैंने मुलायम सिंह बोल दिया, ये दोनों जाएंगे। और वाकई नहीं गए वो। और फिर महती भी गई। जब महती वहाँ गई तो मुश्किल से हमें लगता है 2 दिन में 6 मीटिंग किया। जिस मीटिंग सबसे अधिक भीड़ हुई वहाँ मुश्किल से हमें लगता है 800 हुए। बाकी मीटिंग में 300, 400 हुए। लेकिन 2 दिन बाद फिर मुलायम सिंह गए, वो मुख्यमंत्री थे, और एक ही दिन में 2 मीटिंग किया और हम जीत गए बाई इलेक्शन। उस कोटे में जिसमें आप बाई इलेक्शन में आप मिनिस्टर थे, उस एक गठजोड़ के तहत मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। हाँ,
सब वर्ष अलायंस था। और बाद में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो वो भी किसी सदन की सदस्य नहीं थी, वो भी विधानसभा सीधे बन गई थी, वो भी सीधे बन गई थी, तो उनको भी चुनाव लड़ना पड़ा। लड़ना पड़ा, लड़ी वो। सहारनपुर में हरोड़ा जाकर हाँ, हरोड़ा में जगपाल सिंह ने उनके लिए सीट हाँ, मैं याद है मुझे। जब आप मिनिस्टर बने तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे सही जानकारी ना हो, मुझे कहीं से ये पता चला कि चूंकि आप काशीराम जी के बहुत प्रिय थे तो वो आपको महत्वपूर्ण मसलों में भी आपसे डिस्कस करते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था जिसके मैं देश की राजनीति में जिसका बहुत असर पड़ा, वो था काशीराम जी और मुलायम सिंह जी का राजनीतिक तौर पर एक होना। तो ये सही है कि जब दोनों नेता आपस में मिले तो उस समय आपकी उपस्थिति कहीं थी? हाँ, थी तो भाई, मैं तो तैयार कर रहा था ना। हाँ, ऐलान डिक्लेयर तो बाद में हुआ। और हमसे उन्होंने दिल्ली बोला कहा भाई चौधरी मुलायम सिंह के साथ हमारा अलायंस हो रहा है, ठीक रहेगा? मैंने हाँ, सब ठीक रहेगा। और उन्होंने साहब का भाई वो भी बैकवर्ड है, मैं भी शेड्यूल कास्ट हूँ, और हमें लगता है अगर दोनों मिल काम करेंगे तो हो सकता है लंबा चलना पड़े, लंबा चलेंगे लेकिन समाज का भला होगा। मैंने हाँ साहब, भला होगा। ये अलायंस जो हुआ था और वो जिसका एक उस समय तो आप जानते ही हैं, आपको तो खैर राजनीति के पुराने, आप बड़े बिग प्लेयर है राजनीति के, तो आप जानते ही उस समय जो अलायंस हुआ था 92 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद में पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल था, खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अधिक था जी। और उस समय ऐसा लगता था जैसे आज की जो राजनीति है, जो हिंदुत्व की राजनीति के उभार की वर्तमान दौर की राजनीति है, उस समय भी एक इसी प्रकार की हवा थी। तो उस समय नारा आना कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए, हवा हो गई जय श्री राम जी। ये नारा किसने दिया था? पब्लिक का नारा था, ये पब्लिक का वोटर नारा था ना। ये नारा दिया था मुलायम सिंह ने, ना नारा दिया था कांशीराम जी ने। ये पब्लिक नारा था, सेल्फ था। इसलिए जहाँ कहीं बात आती है हमसे लोग पूछते हैं, मैंने कहा ना, ये नारा पार्टी का नहीं है, ये पब्लिक का उमंग है। उसने लगा दिया, दोज हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो इस देश में वर्ण व्यवस्था से दुखी हैं, ये उन्होंने नारा बनाया था। दोनों लोग जब किसी सामूहिक रैली में पहुंचते थे, ये नारा लगता था, पब्लिक लगाती थी, मन से नहीं। मन से नहीं, हाँ, पब्लिक लगाती थी। तो और आप क्या किसी ऐसी रैली में शामिल हुए जिसमें मंच पर मुलायम सिंह जी और काशीराम जी दोनों नेता हों और आप भी हो? कई रैली में, जैसे एक रैली हुई थी सरकार के दौरान, मैं भी मंत्री था और मैं प्रधानमंत्री था, इलाहाबाद में हुई थी, और उसमें कहीं कहीं टकराव भी था नेताजी में और माननीय कांशीराम जी में, विचारों का। होता है जब दो सगे भाई रहते हैं, कभी टकराव होता है। तो ऐलान था, सरकार थी, हम मंत्री थे। तो एक मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे आजमगढ़ के, वो इंचार्ज थे सपा की ओर से और मैं इंचार्ज था रैली का बसपा की ओर से। तो दोनों साथ साथ काम करते थे और दोनों नेता भी आए थे, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय कांशीराम जी। तो वो रैली बड़ी रैली थी और हल्का सा दोनों में टेंशन शुरू हुआ था, लेकिन रैली कामयाब हुई थी। कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आती थी? जैसे ऐसा होता है, पावर कन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपने बताया कि आप प्रभारी मंत्री थे, एक प्रभारी मंत्री सपा के थे, तो कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से करते थे? कोऑर्डिनेशन में क्या दिक्कत होती? मंच पे कौन रहेगा, कौन कितनी देर बोलेगा, भीड़ किधर से आएगी? ये हम लोग तय कर लेते थे। हाँ। मैं लीड करता था उसमें पार्टी को, मैं क्वार्टर था, तो क्वार्टर काम होता है कोऑर्डिनेट करना, मैं लीड करता था। सपा में तो कोऑर्डिनेटर पोस्ट नहीं होती ना, बस ना, किसी में नहीं होता हमारे में। अरे ड्यू टू कांशीराम जी, वो थिंकर थे। व्हाट इज पोस्ट, पद क्या है? तो आर.के. चौधरी के लिए उन्होंने ऐसा पद बना जो खुद नहीं जानता था मैं, तो कोऑर्डिनेट, समन्वय बैठाना, तालमेल बैठाना, ये पद मैंने कहीं सुना नहीं था, कहीं होता भी नहीं। अब कमाल की बात यह है सांसद जी कि देश की राजनीति में कोऑर्डिनेट पद ही बसपा की पहचान बन गया। पहचान बन गई। हाँ, मैं पहला हूँ, आखिरी हूँ। और बाद में गली गली होने लगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं पहला हूँ, अच्छी बात है। ये जो नया पद सर्जित किया था माननीय कांशीराम जी ने, नया पद सर्जित किया था, और उसके बाद जो है नहीं हुआ कोई। बसपा का सिस्टम ही कोऑर्डिनेट बेस्ड हो गया बाद में ना। अब जला फिर तो गली गली होने लगे, जगह जगह होने लगे। अब कोई स्टेट का या सिंगल नहीं है, अब बहुत हैं, मंडल में हैं, जिले में हैं। इनकी ट्यूनिंग कैसी थी मुलायम सिंह जी की और काशीराम जी की? मैं दोनों के बीच का ब्रिज था, पुल था। कभी कभी जब डिफरेंसेस होते थे और कांशीराम जाते थे, मुलायम सिंह जाते थे मिलने, तो कांशीराम मुझे साथ रखते थे। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव कभी कभी कहते थे, भाई कांशीराम जी, आपने हमें फला काम कहा, मैंने कर दिया है, चाहे आप आर.के. चौधरी पूछ लीजिए।
तो चूंकि मैं मुलायम सिंह के साथ मंत्री था और चल रहा था कांताराम जी का, तो मैं बीच में पड़ गया ना। सरकार में नेता हमारे थे मुलायम सिंह यादव, पार्टी में हमारे नेता थे माननीय कांताराम जी। तो दोनों को सामंजस्य बिठाने का काम भी मैंने किया उस समय, और हमें दोनों मानते थे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में करते हैं आप। हाँ, मुस्मत अल्लाह करता था मैं। एक थोड़ा अलग सा सवाल है, और मैंने सुना था कहीं, आज नहीं, हमारी आपकी मुलाकात 2 साल पहले हुई, अभी हाल फिलहाल में हुई, लेकिन ये मैंने लगभग 15 से 20 साल पहले सुना था। आज मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि आप बैठे हैं। जैसे लखनऊ में किसी ने एक बार ये बताया था 15-20 साल पहले कि आर.के. चौधरी वो नेता हैं जिन्हें मान्यवर काशीराम सीएम तक बनाना चाहते थे। अब ये तो मालूम कांताराम जाने, हमसे कभी बताया नहीं। लेकिन तेजी साहब को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हमें हर एंगल से प्रमोट करते थे, खुद प्रमोट करते थे, खुद प्रमोट करते थे। विकल्प के तौर पर देख रहे थे कि अगर मायावती जी की तरफ से जो है वो। अब मुझे अपनी ओर से नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि जब मुझे कुछ कहा नहीं उन्होंने, मैं गेस करके कोई बात बोल जाऊं ठीक नहीं है, लेकिन नहीं मानते बहुत थे। लेकिन पार्टी में ये बात तो थी, अभी तो ये बात पब्लिक में आई, फैल, मैंने कुछ कहा नहीं कभी, अब भी नहीं कह रहा हूँ। और इसलिए आपको जो है फिर ऐसी परिस्थिति हुई कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, और नहीं, ऐसा नहीं। बहन जी से आपकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, नाराजगी हुई। गलती मायावती जी की है। मायावती जी, मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया हूँ, और एक टाइम ऐसा है उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसके एक दिन पहले मैंने बड़ा प्रोग्राम कराया था, वो चीफ गेस्ट थी मायावती जी, बढ़िया प्रोग्राम कराया था। उसके अगले दिन उन्होंने हमें कहा आप पार्टी में बैठिएगा, कहलवाया, मैं पार्टी में बैठा रहा, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें पार्टी से निकाल दिया। अरे क्या हुआ? और अरब जानते क्या लिखा पढ़ी में, लिखा पढ़ी में दिया कि आर.के. चौधरी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नीति का विरोध किया। विरोध कहाँ किया था? पार्टी नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं तो आज भी वही कर रहा हूँ। तो आर.के. चौधरी ने पार्टी के आरक्षण नीति का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विरोध किया, ये मैं कभी नहीं किया। तो अब ये है कि कोई न कोई बहाना करके कर दिया, अब किसी ने माना तो नहीं। यही कारण है कि जब पार्टी से निकाला तो मैंने ट्रस्ट के तौर पर एक रैली किया, और वहाँ पर करीब 35,000 आदमी आ गए। जबकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो निकाला जाता है नेता, उसके घर को मिलने नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? ये हमारा भीड़ हो गई, और तभी मैंने अलग पार्टी खड़ी कर दी। उसका पब्लिक में नाम तो है BS4, बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति, लेकिन जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था उसका नाम था राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी। उससे मैं लड़ा 4 सीट, मैं जीत गया। चारों सीट जीत गए? नहीं, 4 लड़ा, 1 जीत गया, मैं अकेले जीत गया। आप उस राजनीतिक दल से चुनाव जीत गए अपने पार्टी से। ओके। और मान्यवर काशीराम जी का था DS4। हाँ, उनका DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। हमारा था BS4। ये भी प्रेरणा आपको वहीं से मिली, BS4? हाँ, नकल किया मैंने, मैं साफ बात कर रहा हूँ। आप तो उनके प्रिय शिष्य थे, तो इसलिए आप जो है वो। हाँ, मैं सीखा था, नकल किया, वहीं नकल किया। तो बहन जी को आपके लोकप्रियता से, जैसे जनरल बसपा में होता है ना, कोऑर्डिनेटर बहुत सारे निकाल दिए। तो अभी तो बहन जाने या लोग जाने, हम क्या जाने। तो क्या बहन जी को आपके बढ़ते हुए कद से इन्फेंट्री कॉम्प्लेक्स था? अब ये मैं कैसे बताऊं, आपके लोग तो आपको बताते हो। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, लेकिन मैं निश्चित रूप में गेस तो लगता है कि उनको लगता है मैं ओवरटेक कर रहा हूं, जबकि मैं कभी ओवरटेक किया नहीं। भाई, जो हमें मानवर कांताराम सीखा वही किया। या उनको ऐसा लगता था कि मान्यवर काशीराम जो है वो आर.के. चौधरी को काफी पसंद करते हैं? नहीं, मैं मायावती जी का रिस्पेक्ट करता था, अभी करता हूं, ऐसा नहीं है। पहली बार बहन जी से कब मुलाकात हुई थी आपकी? पहली बार तो मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जब मैं DS4 में काम करता था, तो कभी कभी जाता था। जैसे यकीन करिए, DS4 बनी थी 81 में, 81, 6 दिसंबर, और हरियाणा चुनाव हुआ था 82 में। मैं गया 7 दिन के लिए, इतना पहले की बात है। दोबारा हरियाणा चुनाव हुआ है 87 में, तभी मैं 7 दिन के लिए गया। क्या पोजीशन रही होगी, मैं काम किया। तो उस समय मायावती जाती भी थी, मैं मिलता भी था, तो शुरुआत से हमारे परिचय है, ऐसा नहीं है। लेकिन कांताराम जी हमको बढ़ाते थे, मायावती पसंद करती थी, नहीं करती मैं नहीं जानता, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बता पाएंगे, ये तो खुद बहन जी बताएंगे। हाँ, बता पाएंगे, लेकिन वो इस पर चर्चा नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करना चाहता। मगर इतना है कि बहन जी जो हैं वो आपसे नाराज थी। अब नाराज तो नहीं कहा जाएगा, उन्हें कहीं न कहीं से लगता था कि आर.के. चौधरी कहीं ज्यादा कूद रहा है क्या,
क्योंकि मैं ऐसा करने, भाई हमारे नेता थी वो, जाते कूदने पे तो उन्होंने आकाश मैं अभी मानता हूँ उनको, मैं पार्टी में नहीं हूँ फिर भी मानता हूँ। हम जानते थे कि नंबर 1 पे हमारा नेता है मानवेंद्र कांतराम जी, नंबर 2 हमारा नेता है मायावती जी। मैं मानता था, तभी मानता था, अभी कहता हूँ। लेकिन अगर अपने मन से उन्होंने कोई चीज़ बना लिया कि शायद मैं ओवरटेक कर जाऊँगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मानवेंद्र कांतराम जी से भी कभी-कभी कहने की हिम्मत किया कि सर वो बहन जी से पूछ लीजिए, किसी बड़े मामले में एक बार राय लीजिए। मैं सबसे कह देता था। तो मैं कभी ओवरटेक नहीं करता था। ठीक है। तो बहन जी ने जब आपको पार्टी से निष्कासित किया, आप उस समय भी मंत्री थे? हैं? उस समय मंत्री थे? नहीं, मंत्री में नहीं थे, मैं मंत्री से हट गया था और उसमें सरकार नहीं थी। उन्होंने मैंने कहा कि एक रैली किया उन्होंने लखनऊ में, वो टाइम दिया, हमने पूरा आयोजन किया और भीड़ बढ़िया हुई। अगले दिन हमें मैंने कहा बहन जी, अच्छा उसी दिन प्रोग्राम वाले दिन कि मैं आ जाऊँ? कहा नहीं, आप रेस्ट कर लो, आप मेहनत किए हो। फिर अगले दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और हमें कहता है कि आर के चौधरी, उन्नाव और लखनऊ जिले की मीटिंग है दफ्तर में, आप दफ्तर में रहना। मैं दफ्तर पहुँच गया और वहाँ बैठे-बैठे बाद में बाबू सिंह कुशवाहा हमको चेक करते थे टेलीफ़ोन से कि सर आप वहाँ हैं कि नहीं हैं? बाबू सिंह कुशवाहा साथ रहते थे। एज़ ए पीए डील करते थे। तो बार-बार चेक करते थे, मैं हूँ वहाँ। और ठीक 12 बज के 10 मिनट पे टेलीफ़ोन आया कि बहन जी कह रहे हैं आप बुला लो। मैं गया। तो जैसे मैं गेट पहुँचा, गाड़ी मेरी रुकी, तो मीडिया वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौट के बाहर आ गए और हमारे ऊपर लगा दिया कि सर आपको पार्टी बहन जी ने निकाल दिया, कुछ कहना है? आपको कुछ पता ही नहीं था? मैं सोचा हमको बात करने के लिए बुलाया था, कि नहीं पार्टी से निकाल दिया। मैं सीधे गाड़ी बैठा, आ गया लखनऊ। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ दफ्तर में इस बीच आधा घंटा लगा हुआ आने-जाने में, हमारे यहाँ भीड़ बढ़ गई। जब मैं दफ्तर से निकला तो मुश्किल से 15-20 आदमी थे। जब वहाँ पहुँचे 200 हो गए। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी से जो आदमी निकाला जाता है, उसके खास लोग मिलने नहीं जाते, 1 हफ्ता, और यहाँ भीड़ बढ़ गई। तब मैंने फिर प्रयास किया कि हमारी पार्टी में वापसी हो जाए। मैं दिल्ली भी आया, 4 दिन टिका रहा, टेलीफ़ोन करता था। टमटा ने मैं कहा कि सर आप बार-बार टेलीफ़ोन करते हैं, हम लोगों को दुःख होता है, लेकिन साहब आप आपसे मिल नहीं पाएँगे, क्योंकि बहन जी के नाते वो मिल नहीं पाएँगे आपसे। मैंने कोई बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता है ट्राई करूँ। फिर 4 दिन बाद लौट गया मैं और फिर वहाँ प्रोग्राम किया, भीड़ आ गई, फिर एक रैली कर डाली। उस रैली में हमारे यहाँ आ गए 30-35 हज़ार आदमी। तो मतलब यार कि लोग अभी हमारे प्रति आस्था है, हमें काम करना चाहिए। फिर मैं इलेक्शन लड़ गया और जीत गया। वो साल बता सकते हैं? हैं? साल, ईयर। ईयर वो था 2000, मैं निकाला गया था, मैं तो भूल गया। शुरुआत में ही था, हमें लगता है ईयर था 2007 कोई बात नहीं। से बाद, 7 के बाद होगा। मन 2000 नहीं, 2000 शुरू हुआ था, 2000। तो क्या उस समय बहन जी जो है वो जैसे सियासत में होता, पावर में नहीं थी। हाँ, नहीं मैं पावर में तो वो पावर इन द सेंस गवर्नमेंट में नहीं थी, लेकिन इन पावर पार्टी में तो पार्टी में फुल पावर में थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ, पार्टी में तो फुल पावर में थी। हाँ। तो इन द सेंस क्या बहन जी ने ये समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि कई नेता जो मान्यवर काशीराम के बेहद प्रिय थे, जो उनसे जुड़े थे, उनसे कनेक्ट थे और डायरेक्ट उनको अपना नेता कहते थे, जिनकी भाषा ऐसी थी, नंबर 1 नेता मान्यवर काशीराम, नंबर 2 मायावती जी। तो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगा ना कि हमें नंबर छोड़ रहे थे, क्या नंबर हमारा हो गया था। मैं तो ये जानता हूँ भाई, मैं मानता था मायावती को भी, मैं मानता था कांताराम जगह को, दोनों हमारे नेता थे। अब उन्होंने जब निकाला, मैंने बता दिया क्या 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 करके निकाला कि आर के चौधरी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार न्याय अधिनियम में के आरक्षण नीति का विरोध किया। तुम तो कभी किया नहीं, अब ये नहीं करता हूँ। तो अब निकालना था, निकाल दिया, लेकिन मैं कभी उनको कंडेम नहीं किया, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं गया, आज भी खिलाफ नहीं हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, जिनके साथ मैं इतना मंत्री रहा हूँ, काम किया हूँ, तो मैं अब कमेंट क्यों करूँगा ज़्यादा। मायावती जी किन आदतों को राजनीतिक तौर पर आप पसंद करते हैं? चेसिंग लीडर, और ये पहले लीडर हैं पूरे देश में जिसने जन्म लिया है दलित समाज में, लेकिन काम करके छाप डाला है लोगों में कि लोग डर रहे हैं, अधिकारी डर रहे हैं, बड़े-बड़े अधिकारी डर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये दलित समाज कहीं होता नहीं, लेकिन वो अपवाद है। हाँ, अपवाद है। और 2007 से 2012 के दौर में जब वो मुख्यमंत्री थी, वो एक ऐसा दौर था जब खासकर कमजोर, दबे कुचले पिछड़े वंचित तबके के लोग जो है वो अधिकारियों के पास बहुत आत्मविश्वास से जाते थे
ये इस बात की बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। हाँ नहीं, लोग लाइक करते हैं, लोग ये काम पसंद करते हैं। वो तो जब कांथराम जी कमजोर हो गए तो उनका डाइवर्जन हो गया विचारधारा के आधार आप पे। कह रहे हैं उनको सही सलाह देने वाला नहीं कोई बचा, पार्टी में ऐसे लोग आ गए जो लीडर नहीं थे, डीलर थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाम मशहूर है, वो नाम है पुष्पमित्र सुंग का। पुष्पमित्र सुंग का बौद्ध काल में न जाने कितना राजा हुए, लेकिन एक घुसा पुष्पमित्र सुंग पूरा बदल दिया। तो अब बहुजन समाज पार्टी में भी मैत्री नाते लोग घुस गए हैं और बदल दिया है। आप पार्टी से निष्कासित हो गए, कितने समय तक आपने अपनी राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों को रखा? मैं समझता हूँ कि मैं खेल मंत्री बना, दोबारा फिर लड़े, फिर जीत गए। खेल मंत्री आप किस सरकार में? सबक सरकार में। यानी पहले आप ट्रांसपोर्ट अपनी पार्टी नहीं, पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, फिर बेंच के साथ हेल्थ मिनिस्टर हुआ। काफी रोचक बात है। जब आप सपा और बसपा मिलकर के लड़ी 93 के बाद, हाँ, तो आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। हाँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उसके बाद आप विधायक बने। हाँ, बाई इलेक्शन में विधायक बने। हाँ। फिर से आपने अपने राजनीतिक दल अलग बनाकर नहीं, मैं दोबारा फिर लड़ा यहाँ, अगला चुनाव 96 में मोहनलालगंज लखनऊ, यहीं से फिर विधायक, फिर सरकार बनी, फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी। हाँ, उसमें भी आप मंत्री बने। मैं उसमें बना था वो 6 महीना मायावती से बना कल्याण सिंह वाले में। तो उसमें बना मैं ये सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री। और पहले बन चुका था मैं पहली बार जब वहां से लड़ा था जीतने के बाद, मैं बना था स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन जब दोबारा लड़ा जीता फिर, तब बन गया सहकारिता मंत्री। 3 ओवर कैबिनेट, बस में रहते हुए 3 ओवर कैबिनेट। हाँ, 3 ओवर कैबिनेट था। कैबिनेट मैं कैबिनेट से जन्म लिया। और कैबिनेट मंत्री होना बहुत बड़ी बात होती है। अब कांताराम जी का चेला था। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर ओहदा होता है सीधे। मैं कभी एमएलए नहीं बना। उसकी एक उर्दू वाली भाषा है। मैं कभी राजनीति नहीं बना। काबीना। हाँ, लेकिन सीधे बना दिया मंत्री कैबिनेट। और अभी फर्स्ट शपथ लिया मुलायम सिंह यादव ने। क्रम था एक सपा एक बसपा, एक सपा एक बसपा, फिर अगला नाम पकड़ा श्री आर के चौधरी। तो मैं बैठा रह गया, सबको लेके मैं गया था ना, और कांताराम बैठे थे। आप बता रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, नेक्स्ट मैंने ले लिया। नेक्स्ट आपने ली। हाँ। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति होता है जब कोई शपथ ली जाती है। तो आजकल तो डिप्टी सीएम, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम है, तो सीएम के बाद डिप्टी सीएम शपथ लेता है। लेकिन तो अगर एज ए कैलिबर हम देखें तो डिप्टी सीएम का कैलिबर मान लीजिए आप, सीएम के बाद कौन शपथ ले रहा है? इट वाज ओनली ड्यू टू कांताराम जी। उनका हमारे पर आशीर्वाद था, नंबर रखा हमारा। एक बार आप रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक बार आप रहे सहकारिता मंत्री, एक बार आप रहे स्वास्थ्य मंत्री, एक बार आप रहे खेल मंत्री। हाँ, सही है। 4। तो जब मैं मोहनलालगंज से, एक बार मंजनपुर से, एक इलाहाबाद से, और 2 बार अन्य नहीं, 4 बार विधायक रहा। पहली बार इलाहाबाद मंजनपुर, इलाहाबाद मंजनपुर एक ही है, और 3 बार मोहनलालगंज लखनऊ, 4 बार तो हुआ। और अब आप सांसद मोहनलालगंज। अब सांसद मोहनलालगंज। और ऐसी लोकसभा सीट से आप सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चारों तरफ से कवर करती है। हाँ, लखनऊ में बीजेपी के माननीय राजनाथ सिंह हैं, सराउंडिंग में मैं हूँ, विदाउट गैप चारों तरफ। विदाउट गैप। हाँ, कहीं कोई गैप नहीं है। ना, कोई गैप नहीं। मान लीजिए ये है तो चारों। हाँ, कोई मेड़ भी नहीं है, कोई मेड़ भी नहीं गैप का, बिल्कुल सटा हुआ। मेड़ भी नहीं है, 1 इंच जगह नहीं खाली है। 1 इंच जगह निकलने का। पूरे लखनऊ को चारों तरफ। उसमें 4 सीटें हैं जो कवर करती हैं। एक मलियाबाद, एक सयोजनगर, एक मोहनलालगंज, एक बख्शी तालाब। ये चारों फिर को घेरे हुए हैं लोकसभा क्षेत्र लखनऊ राजनाथ सिंह की सीट को बाहर। और शहर का पोर्शन हमारे पास भी है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन राजनाथ सिंह के पास है लखनऊ का। एक सीट हमारी बाहर है, वो सीतापुर में है, ज़्यादा वोट से वहीं जीते हैं, सिधौली। तो ये जो 4 लेकिन सीट है लखनऊ की, चारों तरफ घेरे हुए हैं राजनाथ सिंह की सीट को। आप माने या ना माने सांसद जी, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट ये बात, आपकी बातचीत जो आपके बारे में लोग कहते हैं, ये स्पष्ट होती है कि मान्यवर काशीराम जी का आपको इतना अधिक आशीर्वाद था कि पार्टी से निष्कासित होने की एक वजह मान्यवर काशीराम का आपको अधिक आशीर्वाद भी था। हाँ, सही, इसमें दो राय नहीं, सही है। मैं बहुत मानते थे, ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, और मैं उनके काम पे खरा उतरने प्रयास भी करता था, और वकालत करते हुए काम करता था।
अगर कांताराम जी ना होते तो मैं वकालत न छोड़ता। और बहन जी को लगता था कि कभी ना कभी ये जो है वो चूंकि नहीं, मैं हमेशा एक हमारा फार्मूला था, मैं लोगों को बताता था कि ना मैं ओवरटेक नहीं करता, मैं चलता हूँ पैदल, तो अगर 10 कदम चले तो रुक जाता हूँ, 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। जैसे हमारी स्पीड ज़्यादा ना हो, ये बचपन के टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारी स्पीड हम ओवरटेक ना करें। बसपा में स्पीड ज्यादा होना ही तो खतरनाक है। मैंने बताया फार्मूला, ये काम करने की मैं बोलता था लोगों में कि भाई बसपा में अगर रहना है तो उनसे तो अपना स्पीड बढ़ाइए, लेकिन बीच-बीच में घटा लिया करिए। मैं करता था खुद, मैं अपना उदाहरण हूँ। तब भी मैं हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब भी नहीं। हालाँकि मैं कभी ओवरटेक नहीं किया, कभी नहीं किया, ना काम में ना किसी मामले में। मगर उनको फील मैं हमेशा मानता था कि कांतिराम जी हमारे मसीहा हैं, बहन मायावती हमारी लीडर हैं। काशीराम जी के अंतिम समय पर जब वो दुनिया छोड़ के चले गए, आपकी मुलाकात हुई होती थी? बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज्यादा होती थी। हाँ। तो काशीराम जी अपनी अंतिम अब समय स्टार्टिंग सुनिए, जैसे मैं चेलाई किया हूँ कांतिराम साहब का, जब पहली बार इलेक्शन लड़े हैं 88 में इलाहाबाद, मैं उनका देखता था ये काउंटिंग ओवरऑल इलेक्शन काउंटिंग, दोबारा उनको लड़ाया गया फूलपुर इलाहाबाद में, तो मैं होल इंचार्ज था, पूरा इंचार्ज था मैं तो खाली एक दिन टाइम दिया था वहाँ। और जब इलाहाबाद लड़ रही थी पहली बार तो लगातार टाइम दी थी, लेकिन मैं खाली काउंटिंग देखता था। पहले हमसे कहा कि आप पोलिंग काउंटिंग सब देखिए, बाद में कहा आप एक देखिए, तो मैं दूंगी दोनों टाइम पे रहा। और जब इटावा लड़े हैं बाद में, आप जानते हैं इटावा जब लड़े हैं तो मैं उनका ट्रांसपोर्ट देखता था, गाड़ियों को इंगेज करना, गाड़ियों को डिप्लॉय करना, ये मैं काम करता था। और अनुपम होटल था, उसमें कमरा रहने के लिए हमारे नीचे होटल कमरा हमारे दफ्तर के लिए बनाए थे, अलग रहता था। और जब मुझे मिनिस्टर बना दिया तो हमसे कहा भाई चौधरी आपको मैंने ट्रांसपोर्ट दिया है। ठीक साहब, मैंने कहा इसलिए दिया है कि हमारा आप ट्रांसपोर्ट देखते थे इटावा में। ये कहा हाँ कहा। तमाम राजनीति के नए कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा अनुभव है। ये माननीय काशीराम जब इटावा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आर के चौधरी साहब जो हैं इनको उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रचार प्रसार में जो ट्रांसपोर्ट होता है, गाड़ियाँ कहाँ से आते हैं कहाँ से जाती हैं, तो उसमें उनको मैनेजमेंट से, प्रबंधन से काशीराम जी इतने प्रभावित हुए कि जब वो पावर में आए तो उन्होंने कि भाई तुम ट्रांसपोर्ट अच्छा देखते हो, तुमको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना। सही है। हाँ सही, हमसे कह भी रहे थे बाद में जब ट्रांसपोर्ट दिया, जिस दिन दिया सब निवास में बता दिया, मैंने इसलिए दिया है। गजब के थे कांताराम जी, गजब थे। इनका कोई कन्फ्लिक्ट था बहन जी के साथ में? अब देखिए हम लोग निगाह में तो यही था कि मानवत कांतिराम हमको मसीहा है, मैं तुम्हारा नेता है। अब क्या कन्फ्लिक्ट था मैं जान नहीं पाया कभी। हाँ कभी कभी नाराज़गी होती थी, जैसे एक बार चुनाव हुआ था 92 में पंजाब में, मैं तभी गया था। और कांताराम जी जिस होटल में रहते थे हमको रोक लिया था। और एक लेडी थी, टांडा की सीट है पंजाब में, उस सीट पे मुझे खास तौर से लगाया था। एक दिन अपने साथ ले गए, पूरा घुमाया, 8 दफ्तर बनाए थे, 8 ले गए हमको। फिर शाम को हमको छोड़ दिया और फिर अगले दिन कहा भाई चौधरी मैंने आपको इसलिए ले गया हूँ, आप पूरा देखना उसको। उस लेडी में वो मायावती में वहीं से खटक गई थी। और तभी मनोहर कांतिराम जी चूंकि इटावा से एमपी थे पहले, और इटावा में उन्होंने महिला सम्मेलन रखा और बहन जी को नहीं इनवाइट किया। नहीं इनवाइट किया? हाँ नहीं इनवाइट किया, बुलाया भी नहीं। और मैं उससे दिल्ली गया था और मैं दफ्तर में था, तो मेरे सामने 2 बुजुर्ग लेडीज़ थी पंजाब की। तो मायावती ने कहा कि आप चली जाओ, देखो साहब के साथ ट्रेन पे कौन कौन आ रहा है। तो जिस लेडी को वहाँ डेवलप कर रहे थे पंजाब में, टांडा सीट से, टांडा एक सीट है हमको लगाए थे, वो लेडी साथ में आती आ रही क्या इटावा। तो कांताराम जी पंजाब से चले सीधे इटावा पहुँचे, और इटावा से चले सीधे पंजाब पहुँच गए, दफ्तर नहीं आए। तो वो बीच में दरार हुई है, मैं जानता हूँ, बस मैं दिल्ली में था, मैं तो साथ था। मैं गया 3 दिन रुक गया था मैं, और मेरे पास टाइम था, मैं चला गया था। तो मायावती देर रात तक जगी, मैं बात करता रहा,
और ट्रेन आती थी, वहाँ हमें लगता है लगभग 1 बजे के आसपास क्रॉस करना था। तो उस लेडी को फीड किया, कहा जाके देखो साथ में कौन-कौन आ रहा है। तो मैं तो ये सतर्क थी, किसी लेडी डेवलप तो नहीं कर रहे हैं, ये बातें हैं। मैं ढेर सारा जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो नंबर 1 पे थी आफ्टर कांताराम जी। उन्हें रहना चाहिए था। काम किया उन्होंने, लाइफ लगाई और अंदर जो ढेर से बातें इनसे पड़ती, उनसे पड़ती, नहीं पड़ती, तो सेकेंडरी है ना। प्राइमरी है कि आपको कांताराम साहब ने नंबर 1 पे रखा है, तो आपको पूरी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी उनके अंदर इस तरह का हाँ, डर था। डर था कि कोई आर के चौधरी पड़ जाए तो उनको लगता था कि उनको मान्यवर क्यों बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई मैं महिला मैं बढ़ मैं जाए अपने को तो एडजस्ट करता था। ना, मैं अपना एडजस्ट करता था। मैंने कहा कि भई हम तो एक फॉर्मूला बना रहे कि अगर हम चल रहे हैं, हमको लगता है हम तेज़ चल रहे हैं, तो 2 कदम पीछे हट जाते थे। मैं हमेशा एडजस्ट किया, ऐसा नहीं है। अगर भाँप लिया हमने कि हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, अपने को एडजस्ट करता था, मैं कभी फॉलो नहीं किया। मैं हर बात जानता हूँ कि ये मूवमेंट चलाया हुआ है मानव आंदोलन जी। उस मूवमेंट को चलाने में बहन जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज के चौथे बाद में जुड़े हैं, तो हमें फिर बाद में रहना चाहिए। मैं तब भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ। बहन जी के कैबिनेट में तो मंत्री रहे होंगे आप। हाँ, मैं रहा हूँ। हाँ। 2007 में, 2012 में या नहीं, बसपा से निकलने पहले जितना भी रही हो, जैसे वो जब बनी थी वो मतलब लगता है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी। जब वो कल्याण सिंह और हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ। जी, दोनों का गठजोड़ था, इसमें 6 महीने की अरे भाई, पहली बार बनी हाँ, मुख्यमंत्री, हाँ, 4 महीने के लिए, हाँ, 4.5 महीने के लिए, हाँ, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हाँ, बसपा कोटे से, ठीक है। दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनी, 6 महीना वो, तो मैं वो बना, ये सहकारिता मंत्री बना बहन जी के साथ। तिवारा उस समय नहीं था। तिवारा सेकंड राउंड में 6 महीने के लिए कल्याण सिंह बने, मैं फिर सहकारिता मंत्री बना। कल्याण सिंह भी आपके मुख्यमंत्री थे मीन्स। उसको मैं गिनता नहीं, हाँ, लेकिन मैं, अरे हुआ क्या, जब कल्याण सिंह मंत्री बने, हाँ, गौर सुनिए हमारी बात, हाँ, अब ये बात टर्निंग पॉइंट है ये। गुड, कल्याण सिंह मंत्री बने, बसपा कोटे मंत्री में फिर बन गया। लेकिन जिस दिन मैंने शपथ लिया कल्याण सिंह के साथ, उस दिन हमारे यहाँ भीड़ नहीं आई। जब जब मंत्री बना मैं, तो हर मंत्री बनने के बाद भीड़ आती है ना वर्कर की, उस दिन नहीं आई। बहुत कम आए, 10-5 लोग आए होंगे बस। तो मैं समझ गया कि समथिंग रॉन्ग। इस माने यह है कि समाज देख रहा है, ये सरकार मेरी सरकार नहीं है। बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, तुम्हारी सरकार है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम सपोर्ट भले उनके साथ हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। गौर सुनिएगा। समाज में ये मैसेज था। हाँ, हाँ। और इस नाते हमारे वर्कर उत्साहित नहीं है, नहीं आए। मैं मंत्री बन गया, तब मैंने अपने खास 5 लोगों की मीटिंग बुलाई, खास। उसमें आपका ये भी था, सुहेल जान गया अपना, मीटिंग बनाई कि भाई देखो, अब बहन जी सरकार में नहीं है, मैंने शपथ ले लिया है। आपको निगाह रखना चाहिए कि अगर कहीं प्रदेश में कोई घटना घटे, खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति वाला मामले में, और हम ना जान पाए, तो हमें खबर कर देना। दूसरा, सरकार में कोई ऐसा गलत फैसला हो जाए तो हमें अपोज करना चाहिए, तो हमें बता देना। मान लो हम ना जान पाए, क्योंकि अब हम लीड करने की पोजीशन में हैं, बहन जी नहीं है। कहा तो हमसे पूछेंगे, भाई आप तो सरकार में हो, कैसे हो गया। तो जिस दिन मैंने कहा चाय पिलाने के अपने बंगले पे, उसके अगले दिन ऑर्डर हो गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कल्याण सिंह ने एक ऑर्डर कर दिया। उसके अगले दिन, उसके तीसरे दिन कैबिनेट था, सुहेल ने हमको बता दिया। मैंने कहा निकलो, वो ऑर्डर निकला, मैं पढ़ा, 3 बार पढ़ा। मैंने कहा आपत्तिजनक है ये। तब सीधे मैं बहन जी के पास गया, वो हट चुकी थी, मैं इतना मानता तभी हट चुकी थी। उनके बंगले गया, प्राइवेट वाले में जहाँ रहती हैं। मैंने पढ़ के सुनाया कि बहन जी ये ऑर्डर हो गया। तो कहा क्या करोगे। मैंने साहब जो राय दीजिए आप। फिर उन्होंने टेलीफोन मिलवाया साहब को, कांताराम साहब को, अपने बंगले से बात किया। तो कांताराम जी इतना आसानी से कोई चीज़ छोड़ते नहीं थे, पार्टी थी। उन्होंने 3 बार पढ़ा, हमसे पढ़वाया, टेलीफोन पे 3 बार पढ़वाया। तो उन्होंने कहा कि चौधरी इसमें क्या करना चाहिए। मैंने साहब हनुमान का तो विरोध करना चाहिए। तो आप सोच लो। फिर टेलीफोन मिलाया उधर से, दिल्ली से, भाई चौधरी ऐसा करना, कैबिनेट कब है। था परसों है। कहा परसों कैबिनेट जाने के पहले अपने यहाँ, कैबिनेट के बजे, मैंने कहा 11 बजे। कहा अपने यहाँ आप 9 बजे बुला लेना सारे मंत्रियों को, कैबिनेट। कितने मंत्री थे आपके कोटे से उस सरकार में। वही ये फिर आते हैं 9 रहे होंगे, तो बुला लेना। वह रसूल सिद्दीकी थे, फलाने थे, सब थे, बुला लेना। और ये गाइड करता सबको, सब लोग पढ़ लेंगे।
आप लीड करना कैबिनेट में, और चाहे लोग एक एक सेंटेंस बोले, हर कोई बोलेगा, विरोध करेगा। तो मैंने तैयार किया, अपने यहाँ बुलाया, तो खोल बताया, भाई ये आप बोलना है आपको। वो पहला कैबिनेट है कल्याण सिंह का। हम लोग गए तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया, सबको लेके एक साथ। पहले अपने बुलाया था, मैं अपने साथ ले गया, मैं लीड करता था उसमें, फ्रंट पे नंबर 1 पे आफ्टर मायावती जी। तो सब बैठ गए। अब उसके बाद 10 मिनट बाद कल्याण सिंह आ गए, बैठे। अधिकारी 5 तो आ जाते हैं, जो सीनियर होते हैं ना, चीफ सेक्रेटरी फलाना दिमाग। तो हमसे कहा कि आज की चौधरी, आज पहला दिन है। बैठ गए हम लोग, पहले खड़े हो गए, बैठे। कि आज की चौधरी, आज पहला दिन है, आज कोई टॉपिक नहीं, आज टॉपिक गपशप है। तब तक याद है कि वो तो अधिकारी बैठे हैं। तो कहा भाई हम लोग अलग बात कर लें, आप लोग थोड़ा बाहर हो जाओ। फिर बैठे, फिर कहा पहले चाय मंगा लेते हैं। चौधरी साहब क्या लेंगे आप? बस मैं विपक्ष में, मतलब उनकी निगाह में अपोजिट में था ना भाई, हमारा अलायंस था। तो कहा क्या लेंगे? मैंने पकौड़े को मंगा लीजिए। कल्याण सिंह ने कहा। मैं फर्स्ट बैठा, जब मायावती मुख्यमंत्री तो फर्स्ट बैठ रहा था, इधर लेफ्ट बैठ रहा था मैं। जब कल्याण सिंह बने तो मैं राइट बैठने लगा, फर्स्ट पे। तो ये दर्शक भी समझ लें कि ये पावर कंफ्लिक्ट, पावर का जो शेड्यूल होता है, राइट बैठना और लेफ्ट बैठना समझा दिया है इन्होंने। तो फिर मुझसे पूछा चौधरी साहब, पहले शुरू किया, फिर याद आया कि चौधरी साहब क्या लेंगे? आज कोई टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक गपशप। क्या मंगाएं चाय के अलावा? मैंने कहा पकौड़ी मंगा लीजिए। तो सर घबरा रखते नहीं। फिर वो चला गया और कहा आधे घंटा लौटना, पहले हम लोग बात करेंगे। चौरासित कहा। अब वो अंदर से एक बीजेपी के मंत्री ने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, तब तो हम बात करें। फिर शुरू कर दिया माइक निकाल के, गौर सुनिएगा हमारी बात, माइक निकाल शुरू कर दिया उन्होंने, कल्याण ने। आज कोई एजेंडा नहीं, आज कोई एजेंडा गपशप। मैं सोचा यार, जो कांसाराम से वादा करके मैं आया हूँ, अभी टॉपिक रह जाएगा ना। जैसे वो बीच में गैप क्या बोलना, तो मैंने माइक खींचा। मैंने कहा मानवर, अगर कोई आज तक एजेंडा नहीं है, एजेंडा मैं देता हूँ। सब लोग तब देख लें, बीच में से बोलने लगे, मैं बोलता कम हूँ। तो मैंने कहा कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा मैं देता हूँ। हम नहीं जानते कि आपको जानकारी है, लेकिन हमारे गृह विभाग ने एक ऐसा आदेश कर दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में, जो आपत्तिजनक है। 3 बिंदु ने तलाशा था उसमें, और तीनों मैंने कह दिया। अब मामला गर्म हो गया, चाय पकौड़ी उधर रह गई। फिर बार बार चूंकि सबको बोलना था, तो उस दिन फिर हमारे सारे बीएसपी वाले बोले और फिर भाजपा वाले बोले, वो चला लग गया 3 घंटा। और जब ख़त्म हुआ तो ना चाय ना पानी ना कुछ नहीं, बाहर निकले तो इतना टाइम लग गया पहले कैबिनेट में। तो बाहर मीडिया वाले खड़े थे, उन्होंने पूछा तो किसी बीजेपी ने कहा कि अरे चौधरी को ऐसा टॉपिक रख दिया, बड़ा टाइम लग गया। तो हमारे तरफ मिला गया, मैंने फिर दहाड़ के बाहर बोला। अल बाद में आरोप लगा कि आप कैबिनेट की बात बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बाहर की बात मैंने कैबिनेट में किया था, अंदर की बात बाहर नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या मजाक किया, उसमें हाईलाइट हुआ। उसमें मैं तो हमसे एक दिन बोला कि आज के चौधरी आप मीडिया वाले बहुत घेरते हैं, मीडिया दूर रहना चाहिए, साहब नाराज हैं। नाराज बहन रहती थी। तो अब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं बोलने में। फिर कल्याण सिंह ने हमको लिख के दिया, सबको दिया कि अच्छा, मैंने कहा कि खाली अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं, बल्कि आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में अक्सर फर्जी मुकदमा लगता है। क्यों नहीं कोई ऐसा आदेश हो जाता कि पूरे प्रदेश सीमा में किसी भी एक्ट में कोई फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा? क्यों खाली अनुसूचित जाति जनजाति में? ये मैंने उठाया। तो मैंने कहा आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसमें फर्जी मुकदमा लगते हैं, मर्डर में भी लग जाते हैं। मर्डर लगते हैं। नहीं तो 3-4 तो बहुत पॉपुलर है ना, एक आर्म्स एक्ट फर्जी लगता है। तब उन्होंने चिट्ठी लिखा, कल्याण सिंह ने हमें, सबको चिट्ठी लगा हर मिनट के, कि हमें सलाह दें कि ये कैसे इसमें फर्जी रोका जाए। तो मैंने जवाब लिखा कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कोई सलाह नहीं मांगा गया, तो इसमें क्यों मांगा जा रहा है? लिख दिया मैंने, और उसको दिया नहीं, टाइट लिखा और टाइप रख दिया। तब तक बहन जी ने हमको बुलाया, उनको जाना दिल्ली। तो कहा कि आज के चौधरी आप मीडिया में बहुत बोलते हैं, साहब आपसे नाराज हैं, ये कह दिया। साहब तो आपके प्रिय थे, नाराज बहन जी थी। सुनिए, तो मैंने कहा बहन जी मैं ज़्यादा बोलता नहीं। तो उन्होंने कहा साहब आपसे नाराज हैं, साहब कह रहे थे आप चौधरी कब होना चाहिए मीडिया में। तो मैंने चिट्ठी दिखाया कि बहन जी ये कल्याण में चिट्ठी दिया है, अब इसका जवाब हम लिखेंगे। कहाँ लिखना पड़ेगा, अपने आवाज़ में बुलाया। तो उनको जाना दिल्ली। तो मैंने कहा जवाब तैयार किया, मैंने पढ़ के सुनाया पैड पे, ये लिखा। कहा जवाब तो ठीक है, ऐसा करो आप सारे अपने मिनिस्टर को ऐसे लिखो, ऐसे मिलते उधर लिखवा दो। वो चले गए दिल्ली
और हमको रोकते भी था हमने कमाना, और हमने पूरी चिट्ठी मीडिया को दे दिया, फिर छपा। तो मैं भी चिढ़ती थी कि आरके चौधरी के नाम इतना अच्छा दिखाई छपता है। मैं टेढ़ा मेढ़ा बोलता रहता हूँ, छपता हमारी क्या गलती है भाई। तो इसलिए बाद में पार्टी से निकाल दिया। हाँ वही है, थोड़ा तेज चल रहे थे। लेकिन मैं कभी पार्टी के अगेंस्ट नहीं गया, हाँ अपने नहीं सो किया भाई। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हमारी सरकार ने अगर कुछ किया है तो पक्ष नहीं लेंगे। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल की बड़ी साहस की बात थी कि बसपा के साथ हाँ, गठबंधन होने के बाद वो इस तरह का अधिनियम ले आए। मैंने विरोध किया, इसी आधार पर समर्थन हम लोग वापस हो गए, अंदर अलग हो गए। आम भाषा में एक बार हमारे लोग भी जानना चाहते हैं, आम भाषा में आप बता दिए कि इसमें था क्या। नहीं, जो कल्याण सिंह ने आदेश जारी किया था अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में प्राय देखा गया है कि लोग पैसे की लालच में फर्जी मुकदमा लिखाते हैं। एक है, तो मैंने उसको चैलेंज किया कि अक्सर मुकदमा फर्जी नहीं होते, बल्कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, न्याय नहीं मिलता। तो ये सब मिलके 3-4 पॉइंट थे, और मैंने उसको काउंटर किया था, जवाब लिखा था, ये हाईलाइट हुआ। मायावती जी को हमारे लिखने पढ़ने से जो चिढ़ती थी, नहीं चिढ़ना चाहिए था। हम तो पार्टी खिद में बोलते थे। हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि और आप खरगोश हो रहे हैं। तो मुलायम सिंह जी के साथ जो आपने काम किया, तो मैंने आपके विभिन्न नेताओं को लेकर के आपके नजरिए को समझा। मुलायम सिंह जी को आपकी पार्टी जो है वो विलय हुआ उसका? ना, अभी पार्टी आपकी है? नहीं, हमारी पार्टी चली, मैं 2 बार जीता भी हूँ अपनी पार्टी से। हाँ। बाद में विलय नहीं, मैंने सपा ज्वाइन कर लिया साफ आपकी पार्टी और अपनी पार्टी अलग चलाने से बंद कर दिया। ओके, तो सपा आपने कब ज्वाइन की? कब ज्वाइन की सपा? सपा मैंने ज्वाइन किया है, ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसको और पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले ज्वाइन किया था। फिर मैंने छोड़ दिया सपा, नहीं, विधानसभा चुनाव होने वाला था, मैं छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर टाइम दिया, सपा के एक नेता ने राष्ट्रीय दिन टाइम ले लिया। वो समझे कि मैं नाराज़ हूँ, मैं समझा वो नाराज़ हैं, तो उन्होंने पहले मिलते हैं अखिलेश के, आज ज्वाइन कर लीजिए। उस दिन ज्वाइन करना था तो हम लोगों को, सैकड़ों लोगों को, मैं तो अकेले गया था, और उन्होंने ऐसा हाईलाइट किया जैसे जो 100 लोग ज्वाइन किए, आरती के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फेस आपको बना दिया? हाँ, फेस बना दिया। हाँ, फेस आपको बना दिया। और हम बीच में छोड़ दिए थे, इसलिए उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ये काशीराम जी के जो प्रिय लोग थे, बहन जी का साथ छोड़ के क्यों चले गए, या बहन जी ने इनको क्यों कुछ को निष्कासित किया, खुद में छोड़ के चले गए? भाई परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लोग कांतराम जी का साथ नहीं छोड़ा, मायावती जी का साथ छोड़ा है, क्योंकि कांतराम जी के साथ कोई नहीं छोड़ता था। कांतराम जी इस देश के ऐसे निर्विवादित नेता हुए जिनको लोग नेता नहीं कहते थे, मसीहा कहते थे। तो बहन जी के नाते, बहन जी हमेशा आक्रामक रहती थी, निकाल देती थी, जिनको डर लगता था मायावती हमको निकाल सकती है, छोड़ दिया। एक मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको, सर मेरा खुद की ये सवाल जो है, हो सकता है पॉलिटिकल ना हो, मेरा पर्सनल सवाल है। मैंने नोटिफाई किया, जैसे नसीरुद्दीन सिद्दीकी है, उनको मायावती जी की पार्टी में उनको 19 विभाग मिले, नंबर 2 की हैसियत में थे, बहुत प्रभाव था उनका, बसपा ने उन्हें बहुत ताकत दी, बहुत ताकत। सही है, हाँ। बसपा ने उन्हें बहुत ताकत, फुल पावर। हाँ, फुल पावर। इतनी ताकत दी कि आजम खां का शोर था, लेकिन नसीरुद्दीन सिद्दीकी कम हो गया, जोर था। नसीरुद्दीन सिद्दीकी का जोर था, मैंने खुद देखा कि कैसे वो लोगों को जो है, बड़े बड़े अफसरों को डांटते थे। बहन जी कहती थी या नहीं कहती थी, लेकिन कई बार बहन जी का नाम भी लेते थे, बहन जी नाराज होती हैं, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने मायावती जी की रिकॉर्डिंग एक थी जो वायरल कर दी। पार्टी तो बहुत लोगों ने छोड़ी, डॉक्टर मसूद जो थे उनको भी रातों रात मिनिस्ट्री से हटाया गया, आपको भी निष्कासित किया गया, लेकिन नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने जो किया वो गलत किया। वो क्या आपको उस पर राय क्या है? नहीं करना चाहिए था। मैं भी बार बार कभी कभी मायावती बोलता हूँ, कभी बहन जी बोलता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ। जिस नेता के साथ मैं लंबे टाइम तक काम किया उसे मैं अपमानित कैसे करूँगा? नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब अब बसपा में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया वो गलत किया। आपको नहीं लगता, मेरी राय है कि नसीरुद्दीन सिद्दीकी किसी भी राजनीतिक दल में रहे, लेकिन एक बार उन्हें सार्वजनिक तौर पर मंच पर आकर के मायावती जी से अपने इस कृत्य की माफी मांगनी चाहिए? अब मायावती के पास जा नहीं पाएंगे ना, तो ऐसे माफी मांगे, राजनीति कहीं उनको ऐसे बोल देना चाहिए। राजनीति, हाँ, राजनीति कहीं करें,
अब हम सलाह क्या दें, उनकी अपनी स्टाइल है, हमारी अपनी स्टाइल है। मैं मानवेंद्र कांतराम के साथ रह के बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं मायावती जी के साथ रह के उनको अपना नेता माना हूँ। इन लोगों ने देश को एक दिशा दिया है। ज़रूरत है अब हमारे बीच नहीं है, मायावती पावर में नहीं है, मायावती उस पहले जैसा काम नहीं कर रही हैं, कांताराम जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई न कोई नेता ऐसा तैयार हो जो देश में बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को लेके आगे चले और माननीय कांताराम जी के काम का नकल करें, जिससे देश में हमारा संविधान बच जाए, हमारा लोकतंत्र बच जाए और हमारा आरक्षण तब तक के लिए बच जाए जब तक हमारा दबा, कुचला, पिछड़ा गया इस देश में आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका ना पा जाए। आप दो गठबंधन के साक्षी रहे हैं, एक मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन, मान्यवर काशीराम, दोनों लोगों का गठबंधन। दूसरा 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का गठबंधन और मायावती जी का गठबंधन, सपा और बसपा का 2019 वाला। और कॉन्सिडेंसली आपके मुख्यमंत्री मायावती जी भी रही हैं और आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी भी रहे हैं, दोनों नेता भी आपको मिले दो। और ये भी एक संयोग है, मतलब अपनी तरह के आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे अकेले नेता हैं जिनके पास में इतनी विविधताएं हों, बहुत अधिक विविधताएं आपके पास हैं। अखिलेश यादव जी के साथ आपने ज्वाइन किया, आपने बताया कि आपने ज्वाइनिंग की, उनके साथ काम किया, उनके साथ आपके काम करने का अनुभव क्या है और अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव एक लिबरल नेता है और आज तक किसी को ठीक से डांटा भी नहीं होगा। विरासत मानी श्री मुलायम सिंह यादव का है उनके पास, और किसी को वो भला बुरा नहीं कहते, सब साथ लेके चलते हैं। वो हमारे चेहरा हैं, काम सबको मिलकर करना चाहिए, हम लोग काम कर रहे हैं। किसी से कोई उनकी नाराज़गी नहीं रहती, बढ़िया बात तो ये है। आर के चौधरी ने मानवेंद्र कांताराम से, बहन मायावती थे जो सीखा है, अगर उसको हम समाजवादी पार्टी में उतारना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं है, ये बड़ी बात है। वाह, ये आपने काफी नई जानकारी दी है। और भाई यानी इतनी इंडिपेंडेंसी समाजवादी पार्टी में है कि जो आप एप्लीकेशन अपने जीवन में मान्यवर काशीराम से या मायावती जी से सीखा है, उसे सफल कर रहे हैं, उसी को हम एप्लीकेशन ही कहते हैं। आज के दौर की तांती जैन जी जो है वो उसको एप्लीकेशन बोलती है। जैसे एक दिन पार्टी ऑफिस में प्रोग्राम था, मैं जाने वाला नहीं था, वो था डेट ऑफ डेथ अब बाबा साहब 7 दिसंबर। हमारा अलग प्रोग्राम लगा था 1 बजे, लेकिन सोचा शायद पार्टी में लगा हो। जब पार्टी ऑफिस में गए पहले हम, हमारा लगा था 1 बजे बाहर दूर अपने क्षेत्र में, तो हम पार्टी ऑफिस चले गए। मिठाई लाल जी पार्टी में हैं, नाम सुने होंगे, उन्होंने आयोजित किया था। मुश्किल से ऑफिस में रहे होंगे 200 आदमी बस हाल में, मैं भी चला गया। प्रोग्राम बाद में ख़त्म हुआ, राष्ट्रीय बोल रहे थे, जब बोल चुके तो सब लोग बाहर निकलने लगे, हम भी लाइन में लग गए, तो हमें रोक लिया, नहीं निकलने दिया। फिर मिठाई लाल जी मंच पे खड़े होकर राष्ट्रीय ने कहा था हमारी बात सुन ली, हमारी कुछ समस्या है, सुनने लगे। और फिर जब उनकी समस्या सुन लिया तो कहा साहब आप साथ हमारा फोटो नहीं है, तो फोटोग्राफर मंगा लिया और हमें ऊपर बुला लिया, तो 3 का फोटो साथ आ गया। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, माने अखिलेश यादव ने, कि आर के चौधरी पीडीएफ ध्यान रखना। पीडीए तो मैंने कहा सर हम पीडीएफ क्या ध्यान रखें, पीडीए एक बड़ा आकार लेगा और हम पहले वकालत करते थे और मैं भूल गया सेंटेंस, मैं पहले वकालत करता था। हम पहले कबड्डी खेलते थे, कबड्डी में एक पाला होता है, उधर खिलाड़ी उधर, इधर खिलाड़ी इधर, वो समझ गए, तो कहा पाला हम भी खींचेंगे। पाला मीन्स जिस कंसेप्ट को मानवेंद्र कामचंद ने बहुजन समाज कहा था, दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो पिछाड़े गए हैं, दे शुड यूनाइट, दैट इज पीडीए, दैट इज बहुजन समाज। इसलिए मैंने सीखा है कि बहुजन समाजवाद में रह के हम लोग नारा लगाते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही पीडीए है। इसलिए नारा लगा रहे हैं कि जो पीडीए की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, माने उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी यूनाइट होके आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका पाने लगे। ये कंसेप्ट कहता है संविधान का। तो अब इसी कंसेप्ट ने उनको बताया माननीय अखिलेश यादव को कि उसे हम नारा लगाते हैं
कि जो बाबा तेरा मिशन धोरा, उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो दबाया गया है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका पाने लगे। ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, सब बराबर हो जाएँ। ये कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैंने बताया। और हमें लगता है कि पीडी और नब्बे इस दिशा में बहुत आगे जाता है। ये बात मेरे को एक्चुअली समझ में थोड़ी देर से आई है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आश्चर्यजनक है कि जब मायावती जी, अब हर कोई काथान थोड़े पाएगा। हाँ, और अब जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उनके आपने सरकार में देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ ही नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और तब एक दलितों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन महत्वपूर्ण लोगों का हमसे उनसे मिलने गया तो कि आप हम लोग देख रहे हैं कि 2007 से 2012 टाइम में 2010 के बाद 2010 के बाद तो उन्होंने कहा क्या तुम नहीं चाहते हो बहुजन की बेटी जो है प्रधानमंत्री करे, और बिना अपर कास्ट के सहयोग के संभव नहीं है कि पीएम बने। बाद में हमने ये चेंजेस मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति में देखे जिसमें अपर कास्ट नेतृत्व जो है वो बहुत मजबूत और प्रभाव लेने लगा था। अखिलेश यादव जी का जो टेन्योर था 2012 से 2017 का, हमने उसमें भी देखे। और अब जब विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे को बनाया गया तब भी ये सवाल देखे। लेकिन अखिलेश जी का घर जब मुख्यमंत्री रहते समय गंगा जल से निकलने के बाद गंगा जल से धुलवाया गया और कन्नौज में मंदिर से बाहर निकलने पर मंदिर धुलवाया गया, संभवतः उसके बाद पीडीए को या बहुजन समाज की जो राजनीति आपने कही है उससे उनका अंदर से वो स्ट्रॉन्ग हुए कि अब कबड्डी वाला पाला खींच रहा। तो जो जैसे समझा उन्होंने, मुझे लगता है मानवेंद्र कांताराम जी कंसेप्ट से समझा है माने अखिलेश यादव ने। और तभी मैंने कहा कि अब नारा लगने लगा कि जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा तेरा मिशन धोरा, कांचनाम करेंगे पूरा। अब हम लगे हैं कि बाबा तेरा मिशन धोरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। 2024 में बड़ा काम किया आप लोगों ने। पीडीए का जो ये फॉर्मूला था इसने 37 सांसद आपके जिताए, 6 सांसद आपके सहयोगी दल कांग्रेस के जिताए, 45 आपके हो गए, 4 आपके जैसे अखिलेश यादव की मान लें मेरठ, बांसगांव, तो अलीगढ़ कुछ ऐसे हैं जहां 4 आपके डीएम ने हरवा दिए। जैसे अखिलेश बताते हैं कि 4 हमारे डीएम ने निश्चित तौर पर हरवा दिए। पार्टी है आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक हिट फॉर्मूला आपने दिया। 2027 में एक और हिट फॉर्मूले की तरफ आपकी राजनीतिक पार्टी के लोग बढ़ रहे हैं। और फॉर्मूला ये है सामान्य सीटों पर दलित समाज के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाने का फॉर्मूला। यादव और मुस्लिम जाति के कम से कम प्रत्याशी देना और जातियों का गठजोड़ मजबूत करके खासकर दबे कुचले पिछड़े वंचित तबका जिसे हम पीडीए कह रहे हैं आपकी भाषा में, इनको अधिक हिस्सेदारी देना क्लिक करेगा या यही आइडिया है? देखिए, हम कोई कंसेप्ट अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस झटक चल रही है वो डरा कहीं न कहीं मानवेंद्र कांत के सोच से मिलता जुलता है। और आशा करते हैं कि इसी डरे जाएंगे और समाजवादी पार्टी पूरे देश में फैलेगी। और जिस काम को मानवेंद्र कांत हम करना चाहते थे वो काम हम लोग समाजवादी पार्टी में चले पूरे देश में करेंगे। तो ये माननीय काशीराम की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है समाजवादी पार्टी और वहां से सीख हासिल कर रही है, और इसलिए वे लोग जो माननीय काशीराम जी के प्रिय थे या उनके परिवार के लोग, इनके विचारों से प्रभावित लोग अब अखिलेश यादव के नजदीक भी आ रहे हैं। तो ये मुझे आप बता दीजिए फाइनली कि क्या अखिलेश यादव की दबे कुचले पिछड़े दलित वंचित समाज में स्वीकृति अधिक हो गई है? उनको हाँ, बहुजन समाज अपने वैकल्पिक नेता के तौर पर देखने लगा। माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश में सरकार बना चुके बहुजन की बहुमत की, लेकिन ये अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं जो पहले थे। उन्होंने मानवेंद्र कांताराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है और बदले हुए अखिलेश यादव हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अब तक के गैप को पूरा करेंगे और ये बात पूरे देश फैलेगी और हम लोग पूरे देश पे अपना प्रभुत्व जमा के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का पूरा काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है। असली सपना जो मान्यवर काशीराम का था वो सपना असली पूरा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री चाहते थे वो बहुजन समाज का व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर जरूर वो कई बार बनवा गए। और क्रांति का सूत्रपात ये हुआ कि दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरे जो चीफ मिनिस्टर बने वो भी कहीं ना कहीं से अभी आपकी बातचीत भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी उनके साथ भी वही आइडियोलॉजी वाले लोग जुट रहे हैं। तो एक आइडिया, नॉर्थ इंडिया जो है वो हमेशा से देश को एक प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस करता रहा है। नेहरू वहाँ से आए, इंदिरा गांधी वहाँ से आई, राजीव गांधी वहाँ से आए, मोदी जो है उनको भी चुनाव बनारस में आके लड़ना पड़ा। आज भी स्थिति ऐसी है कि दिल्ली का रास्ता जो है
वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति। मायावती जी नहीं बन पाई प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। लेकिन क्या अखिलेश यादव की समझ में ये बात आ गई है कि, या आपको लगता है पार्टी के नेता के तौर पर कि नॉर्थ इंडिया में अगर अखिलेश यादव हिंदी बेल्ट में सबसे प्रभावशाली नेता बनते हैं, जैसे राहुल गांधी, वो देश के नेता तो हैं मगर फिर भी नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी जो एक अपील होती है वो अपील क्लिक नहीं हो पा रही। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो जो नॉर्थ इंडिया की फील आती है वो फील उनमें नहीं आ पा रही। वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु, असम, केरला, महाराष्ट्र, वहाँ से तो फील उनको आती है, लेकिन वो फील उनको जो नॉर्थ इंडिया की फील है, प्रियंका गांधी में थोड़ी बहुत है लेकिन अखिलेश यादव में अधिक है, वो नहीं आ पा रही। तो क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव जो है ओबीसी नेता के तौर पर या दलित पिछड़े वंचितों के नेता के तौर पर या बहुजन समाज नेता के तौर पर भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? थोड़ा आंसर लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप दीजिए। आप पहली बात जानते हैं कि मैं बार बार मानवेंद्र कांताराम का नाम ले रहा हूँ। हाँ। मानवेंद्र कांताराम जी की एक्टिविटीज से अखिलेश यादव ने काफी कुछ सीखा है और हमने सीखा है, तो इसको दो पार्ट में बताना चाहेंगे। हाँ। एक तो माननीय अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 में चुनाव बाद। हमारी ख्वाहिश है कि सरकार जरूर बने और फिर उनको लेके पूरे देश में दौड़ाया जाए एज सीएम ऑफ यूपी। मैं अब हमारी जो अपनी ख्वाहिश है, निजी ख्वाहिश है, मैं अभी 2 महीने पहले गया देहरादून। मानवेंद्र कांताराम जी ने देहरादून से काम स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। और देहरादून मैंने मीटिंग किया था एम्प्लॉइज की, जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, इस टाइप के लेवल के मीटिंग किया था। लगभग 300 लोग आए थे और चूंकि मैं चीफ गेस्ट था तो मेरे पहले भी 10 लोग बोल चुके थे, टाइम ज़्यादा निकल गया था। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा भाई देखो, मैं उल्टा शुरू करता हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, मैं टीम बना रहा हूँ। हमारे लोग ऐसे कल्चर में इन्वॉल्व हो गए हैं जो कल्चर हमारा नहीं है, उसे फंसे रहने के नाते उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और वहां अपनी ताकत बना नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे लोग कांवड़ होते हैं, लोग समझो कि बहुत कुछ है कह देते हैं। तो मैंने कहा हमारे लोग 4 धाम जाते हैं, सांतरे लोग। तो मैंने कहा अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो क्या हमारे पास धाम नहीं क्या? लोग चुप हो गए। तो मैंने कहा महात्मा गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए, लुम्बिनी, वो धाम नहीं क्या? महात्मा गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, गया, बिहार में है, वो धाम नहीं क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए, महू, वो धाम नहीं क्या? पेरियार रामास्वामी नायकर जहाँ पैदा हुए, वो धाम नहीं क्या? महात्मा फुले जहाँ पैदा हुए, धाम नहीं क्या? आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जहाँ पैदा हुए, धाम नहीं क्या? मानवेंद्र कांताराम जहाँ पैदा हुए पंजाब में, धाम नहीं क्या? मिले मुलायम कांताराम हवा हो गए जैसा हम, माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जहाँ पैदा हुए, धाम नहीं क्या? 8 हो गए। अगर हमें गुमराह करने के लिए उनके पास 4 धाम है तो आगाह होने के लिए हमारे पास 8 धाम है। 4 दूना 8। लोग खड़े हो गए, ताली पीटने लगे। तो हमारी कोशिश है कि हम 1 साल में तैयारी करें और 100 गाड़ियाँ लेके 8 धाम में जाएंगे। अगर 100 लोग होंगे तो मीटिंग करते चलते परमिशन लेके जब 8 धाम पे जाएंगे 100 गाड़ी लेके, तो शायद प्रथा बन जाए। हम उलझे हुए हैं 4 धाम में, हम उलझे हुए हैं, हम कहते हैं ना जाओ, कोई मानता नहीं। हमारा तो विकल्प नहीं है ना, हम 8 धाम जाएंगे, हमारा है। तो निश्चित तौर पे हमने जो कुछ सीखा है बाबा साहब की किताबों पढ़ के या मानवेंद्र कांताराम के साथ रह के, उसको अब सभा में रह के उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं आभारी हूँ अपने नेता माननीय अखिलेश यादव का कि अब तक आर के चौधरी जो कुछ किए हैं कभी उन्होंने एतराज नहीं किया। जैसे ये देश लोकतांत्रिक है, हमारी संसद लोकतंत्र मंदिर है, वहाँ बीजेपी सरकार लगा दिया सिंगोल प्रतीक है राजा के न्याय का। जब देश में राजा नहीं है, प्रजा नहीं, जब राजा नहीं है, जमींदार नहीं है, तालुकेदार नहीं है, तो निश्चित तौर पर देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर संसद रखना चाहिए था तो संविधान कापी रखनी चाहिए था, सिंगोल नहीं लगाना चाहिए था। सिंगोल प्रतीक है राजा के न्याय का। तो जब लोकतंत्र है तो न्यायालय सब कुछ है न्याय करने के लिए। आंदोलन करेंगे, विधानसभा चुनाव खत्म हो, आंदोलन करेंगे। तो ऐसे तमाम काम है, कम बोले ज्यादा काम हो जाएगा, मैं करूंगा। और बहुत टीम बनती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव
भले कुछ समय न कहें, प्रमोट न करें, लेकिन कभी रोकते नहीं। आर के चौधरी कहते हैं सर, आपका नाम क्या है? आर के चौधरी। हाँ, मतलब नाम भी तो होता है ना, आर को वोटर लिस्ट में यही है, आधार कार्ड में यही है, सब जगह यही। तो आर के चौधरी। हाँ, देखिए नई बात है, अमूमन आर के मतलब राम कुमार हो सकता है या वाई नॉट आर के, राकेश कुमार हो सकता है। वाई नॉट आर के? आर के पेरेंट ने रखा था, शुरू से पेरेंट ने आर के रख दिया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, जो हाईलाइट हो गया वही नाम। हाँ, आपने अपना पूरा जीवन सिर्फ राजनीति को दे दिया है। नहीं, मैं पहले नेता बनूंगा, सोचा भी नहीं था। ये तो मानव कांता मिल गए, मैं उससे सीखा तो चल पड़ा, वरना मैं कभी नेता करूंगा, क्योंकि सोचा भी नहीं था। शादी नहीं की आपने? मैं नेता के चिढ़ता था, और शादी नहीं की आपने? अभी तो की नहीं था, कहीं जुआ नहीं लगा। देखो, शुरू में तो मैं सोचा ये बन जाऊं, हाँ। बाद में फिर मौका नहीं मिला। बता दिया कांताराम साहब ने। ये कांताराम जी ने एक हमारे बीच, उनके बीच थे राम धनुष, हाँ। वो कहते थे कि कांताराम साहब ने कहा भाई अर्जुन कह देना कि शादी नहीं करेगा, और करते सरकार ने मंत्री बना दिया, फिर कहाँ मौका रहेगा। तो हमारा काम बिगाड़ा है माननीय कांताराम साहब। मायावती जी जो है उन्होंने शादी नहीं की, आपने शादी नहीं की। अब उन्होंने क्यों नहीं की वो जाने, मैं अपना जानता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ, काशीराम जी के जो प्रिय शिष्य रहे हैं वो उनको जो है, हाँ, कांताराम जी ने हमें कहा, कहलवाया, कांताराम खुद नहीं कहा, कहलवाया रामधुन जी के जरिए कि कह देना आप शादी नहीं करेगा, और कर देता है, बार हो गया, ताकि वो पूरा समय दे सके और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो फैमिली में। अब जो भी रहा हो, लेकिन जो मैं संदेश रहा हो जानता हूँ। आर के चौधरी साहब से अपने बातचीत की और बहुत बढ़िया बातचीत की, खासकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऐसे नेताओं पर बातचीत की जिनको बहुजन समाज के नायक कहे जाते हैं। हालांकि उनका नजरिया वो सभी नेताओं के प्रति बेहद सम्मानित है। उनका थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट मायावती जी से रहा है, लेकिन फिर भी उनकी बातचीत में स्पष्ट दिखाई देता है कि वो मायावती जी का बेहद सम्मान आज भी करते हैं। अखिलेश यादव को लेकर के उनकी बहुत पॉजिटिव राय है और वो एक आइडिया भी उन्होंने साझा किया है। वो चाहते हैं कि 2027 के मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव को देश भर में लेकर के घूमा जाए। ये बातचीत उसके भी थोड़ा नजदीक है जो आपने पहले सुनी थी, जिसमें हमने आपको कहा था कि हमें लगता है कि अगर अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 2029 में वो देश के प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम या गृह मंत्री में से कोई एक हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नया चुनना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी और इंटरेस्टिंग बात है कि आर के चौधरी वो कई राजनीतिक बड़े घटनाओं के और कई बहुत राजनीतिक परिवर्तन के उत्तर प्रदेश में साक्षी रहे हैं, जिनमें मुलायम सिंह जी और काशीराम जी का मेल हो या 2019 में मायावती अखिलेश यादव जी का या बीच की कई घटनाएं। वो एक ऐसे मंत्री भी रहे हैं जो 4 बार कैबिनेट मंत्री बने और 4 बार जिनका पोर्टफोलियो अलग अलग था। उनकी बातचीत से यकीनी तौर पर बहुजन समाज के से प्रेरित उन नौजवानों को जरूर देखना चाहिए जो राजनीतिक तौर पर थोड़ी बहुत रुचि रखते हो। नमस्कार, धन्यवाद।